नाज़रीन, मेरे ताज़ा वीलॉग में वेलकम। कल का फैसला तो आपने सुन लिया और उसमें बड़ा सेटबैक हुआ है पंजाब गवर्नमेंट को। हर चंद के वो एक मुहाज़राई के मोड में जाते हुए नज़र आते हैं। जो उनके नज़ीर तारड़ साहब की स्टेटमेंट आई है और जो उनके वज़रा हैं या नहीं हैं, जो कुछ वो कह रहे हैं, मगर ये क्या मामला होगा तो वही जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। मगर आज हमारे मौज़ूआत बड़े अहम हैं और हम आज बात करेंगे आपके साथ खान साहब की स्ट्रेटजी के हवाले से। और खान साहब ने जो गवर्नमेंट में से बाहर निकल के जो जिस तरीके से अपने कार्ड्स खेले हैं, वो इससे पहले बड़े आप उनको लोग कहते थे नोविस हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है, मगर बड़ा केयरफुली हर एक कार्ड खेल रहे हैं। और लगता यूं है, कहने को तो प्राइम मिनिस्टर जो हैं हमारे शहबाज शरीफ साहब हैं, मगर जो सियासत के मूवर और शेकर इस वक्त हमें लगते हैं वो इमरान खान ही लग रहे हैं। अब मैं जो सबसे अहम खबर आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये कि इमरान खान इस वक्त आने वाले वक्त में तहरीक हो या इलेक्शन हो, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं। उन्होंने करीब तरीन लोगों से क्या बात की है, क्या लोगों ने उनको मशवरे दिए हैं, और आइंदा आने वाले अगर इलेक्शन होता है और जब भी होता है तो वो क्या उसके लिए स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं कि ये इलेक्शन चोरी ना हो सके, मैंडेट पे डाका ना पड़ सके। उसके लिए हत्तुल वसा उन्होंने टीमें तैयार करनी शुरू कर दी हैं, वकला की टीम तैयार हो रही है। मगर सबसे अहम बात यह है कि उन्हें एक और भी मशवरा दिया गया है कि इलेक्शन के लिए एक बड़ी टीम जो 1.5 लाख लोगों पर जो है वो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में से हो, उसको वो तैयार करने का उन्होंने इशारा दिया है। इसके साथ एक और बड़ी अहम बात है, आने वाले दिनों में उन्होंने बहुत गहरी नजर रख छोड़ी है उन लोगों पे जो उनके साथ गए, जो उनको छोड़ गए। और तीसरी बात बड़ी दिलचस्प है, जो लोग उन्हें छोड़ के जाना चाह ही रहे थे तो उसके बाद अवाम की तहरीक की जो एरप्शन नजर आई, जो एकदम से अवाम में उनके इर्द गिर्द इकट्ठे हुए तो वो ठहर गए, वो भी उनकी निगाह में है। तो इस बार टिकट्स के हवाले से, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के हवाले से, जो पोलिंग स्टेशन हैं उनके हवाले से एक जो है एक गहरी थिंकिंग और स्ट्रेटजी उन्होंने बनानी शुरू कर दी है, जिससे एक अंदाज़ा होता है कि एक अगले इलेक्शन में ये ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ जाएंगे और ज़्यादा मुश्किल पैदा कर देंगे, इनके मैंडेट को कोई चोरी ना कर सके। ये एक बात तुम्हें ये अर्ज़ कर दूँ। दूसरी बात ये कि जो मुखालफीन का हल्का है वहाँ से भी अजीब व गरीब बातें आ रही हैं। मैं ज़्यादा नाम लेना पसंद नहीं करता, मगर अपोजिशन की एक चिड़िया है जो बड़े अरसे से दर्द ज़ेब में मुब्तला है, मगर वो जो है वो आजकल लगता है कि बारिश में भीग गई है और बड़ी परेशानी का इज़हार कर रही है। और उनका ये कहना है कि जी ये जो हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट है इसका रवैया बदल गया है। और वो क्या बदला है कि एस्टैब्लिशमेंट कह रही है कि आप जल्दी से बजट पास करें, IMF के साथ मामला करें, और IMF के साथ मामला करने के बाद डेट दें अगले इलेक्शन की। तो इस पे वो बड़े खुदा ये कि ये मुतालबा कि हमें जनाब 2028 तक आपने जो है हमारा हाथ पकड़ के रखना है, उसके बदले में ये आना शुरू हो गया। तो ये क्या सिलसिला है, इस पे वो बड़े नाला नजर आते हैं। और इसमें वो कह रहे हैं कि देखें, अगर आप हमारा हाथ 2028 तक पकड़ कर नहीं रखेंगे, गोया हमारी हुकूमत को जो है आप कायम रखने में मदद नहीं देंगे, तो फिर हम IMF वाला मामला भी लटकाएंगे। हम क्यों अवाम, कहना यह है उनका कि अवाम पर हम बोझ नहीं डालेंगे कीमतें बढ़ा के। गोया इसका क्या मतलब है कि मुल्क को डिफॉल्ट होने देंगे। और जनाब, और ये ब्लैक मेलिंग की सियासत है। तो ये बड़ा एक अजीब व गरीब तब्दीली आई है। और इसमें मुझे लगता है कि खान साहब जो हैं उन्होंने अपनी जो कैंपेन है वो बड़ी कैलकुलेटिंग अंदाज में चलाई है, और एक के बाद दूसरा जलसा और रोजाना जलसे। सवाबी का जो कल जलसा था, छोटी सी जगह है, वहां पे इतना बड़ा जलसा करना, और ये ANP का गढ़ था, और वहां पे उन्होंने, मुझे लगता है कि ANP को जो है वो एक कम से कम बजायर जलसे की हद तक तो राउट कर दिया है, यूं लगता है। तो ये प्रेशर पाइल अप हो रहा है, जो हम समझते हैं कि मुख्तलिफ इदारों पर प्रेशर आ रहा है, उसके नतीजे में। और साथ ये जो दूसरा एक और चीज सामने आई है वो ये है कि पंजाब गवर्नमेंट मुकम्मल मुहाज़राई के मूड में है, हुकूमत छोड़ने के मूड में नहीं है। इनकी स्ट्रेटजी क्या है ये भी बता देते हैं। क्योंकि हल्फ उठाने से इनकार किया था जनाब चौधरी परवेज इलाही साहब ने, और इस वक्त गवर्नर का ऑफिस खाली है, और गवर्नर के ऑफिस में वो चाहते हैं कि जिन साहब, जो उनके साहब हैं जी साउथ पंजाब से, भला सा नाम है उनका, कि वो आ जाएं और उन्हें पूछेंगे कि जनाब आप अब 172 आदमी कुल रह गए इनके साथ, जो ये हैं हमारे वज़ीर आला साहब। तो अगर इनको कोई पूछेगा ही नहीं, कहेगा ही नहीं कि जनाब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, तो इन्हें कौन हटाएगा। मगर इसमें एक और भी बड़ा मसला है, अब समझ में नहीं आती कि पुरस्रार तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये 25 मुनर्रफीन अरकान के हवाले से हर रोज
डेट देके उसको आगे बढ़ा रहा है। और फिर खास तौर पर ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, जिसमें वाज़े तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुनहरिफीन का वोट काउंट नहीं होगा, इसमें बहुत सी चीज़ें मोशगाफियाँ तलाश की जाती हैं। एकदम से जो है ना, यूं जब आईनी टीम बैठती है तो लगता है टीवी मीडिया पर इनके बैठे हुए लोगों को फौरी तौर पर कोई ना कोई एक टेलीपैथिक कॉल आ जाती है और वो कहते हैं नहीं जी इन्हें तो डायरेक्शन ही नहीं मिली थी। अच्छा, फिर पता चला नहीं जी डायरेक्शन तो मिली थी। अब वो क्या कह रहे हैं कि जी क्या ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में होगा, क्या ये माजी से होगा फैसला लागू या अब से होगा। अब इस किस्म की जो टेक्निकल इंसाफ जो लेने में ये माहिर हैं, वो टेक्निकल इंसाफ ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमें मिलता फिलहाल नजर नहीं आता। दूसरी तरफ जरदारी साहब की और जो शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है, उसमें उन्होंने इलेक्शन किसी सूरत ना करवाने का जो है इंदिया दे दिया है और कहा है हम तो 1.5 साल रहेंगे। तो अब ये मामला है। नंबर गेम में अगर आप पंजाब में देखें तो ये तकरीबन फारिग हो चुके हैं। पंजाब में इनकी हुकूमत माइनॉरिटी में तब्दील हो चुकी है। तो क्या एक आईनी बुरहान दर बुरहान का एक सिलसिला है और ये इक़्तिदार से चिमटे रहेंगे। उधर दो लोगों के, इधर ये माइनॉरिटी भी, अब पहले तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट हम उसे कहा करते थे कि जो जिसके अरकान कम हो और दूसरों को शामिल कर ले। अब तो ये गवर्नमेंट है ही नहीं, क्योंकि इसको 172 लोग हैं और जो 25 हैं वो एक दिन के लिए नाअहल होते हैं, एक इलेक्शन के लिए नाअहल होते हैं या उम्र भर के लिए नाअहल होते हैं, वो अलग मामला है। मगर यहां पर मुनरफीन जो हैं कम अज कम इस टर्म के लिए तो नाअहल हो ही चुके हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इनकी नाअहली की मुद्दत का तयन जो है वो कोर्ट करेगी। मगर यह बात उन्होंने तय कर दी है कि जो मुनहरिफ हुआ, जिसने अपनी पार्टी के खिलाफ वोट डाला, वो अपनी नंबर 1 उसका वोट काउंट नहीं होगा, नंबर 2 वो डी सीट होगा। अब कल का जो बहाना हमें नजर आया वो ये था कि जी डायरेक्शन नहीं मिली, तो उसके बाद पता चला कि जनाब जो चीफ विप थे उन्होंने भी कहा और उनके जो लीडर थे उन्होंने भी उनको कहा कि भाई आपने इनको वोट नहीं देने, और वो अदालत में, और वो जो हमें फैसल चौधरी साहब ने बताया कि वो वहाँ पे सारी चीज़ें मौजूद थी। तो अब मसला क्या है, आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। तो 2 बातें नाज़रीन हम आपको खिदमत में अर्ज कर दें। महंगाई का एक तूफान ज़रूर आएगा, और अगर ये जितना डिले करेंगे इतना हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जाएंगे। आज मीटिंग कतर में शुरू हो चुकी है, 1 हफ्ता ये मीटिंग जारी रहेगी। इसके बाद जब ये मुआहिदा हो जाता है तो डॉलर शायद यहाँ पे रुक जाए। डॉलर अगर रुक भी जाए तो उसकी रोकने की जो कीमत है वो आपको और मुझे अदा करनी पड़ेगी। वो कैसे? वो अदा करनी पड़ेगी हमें बिजली की कीमतों के हवाले से, हमें पेट्रोल की कीमतों के हवाले से, और उसके नतीजे में अवामी रद्द अमल क्या आता है, उसके नतीजे में जो इमरान खान साहब के जो जलसे जुलूस हैं उन पर उसका क्या क्वालिटेटिव असर पड़ता है। इस बारे में किसी का आइंस्टाइन होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक तरफ तहरीक चल रही है, नेशनलिस्ट तहरीक चल रही है, और दूसरी तरफ इकनॉमिक प्रेशर जब आएगा तो और लोग इमरान खान साहब की तरफ आप धकेल रहे होंगे, और इधर आप हुकूमत जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं उन्हें मानने से इनकार करेंगे। वैसे तो बड़े कार हाय नुमाया हमारी तारीख में लिखे हुए हैं, हम तो सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ भी दौड़ा करते थे, मगर अब हालात और वक्त मुख्तलिफ है, और मेरे ख्याल में ये जो तहरीक चल रही है ये बड़ा एक क्वालिटेटिव डिफरेंस पैदा कर रही है, ये खासा प्रेशर एग्जर्ट कर रही है पाकिस्तानी जो स्टेट ऑपरेटर्स है इस पे, और ये समझना कि इसका कोई असर नहीं होगा, ये भी आई थिंक इट्स लाइक लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। और ये जो एक ख्याल था आपका कि जनाब हुकूमत आ गई है, अब माशाल्लाह सईद काजी पीसीबी का इंचार्ज बन जाए, वो हेड बन जाएगा और ओहदे होंगे, वो हो तो रहा है, मगर ये वो अहद नहीं है। तारीख अपने आप को दोहराती ज़रूर है, मगर किसी और लेवल पे, किसी और अंदाज में। किसी ने कहा था कि तारीख दोहराती है, फर्स्ट एज आ ट्रेजेडी, सेकंड एज आ फार्स। तो अब फार्स के तौर पर, अब ये मजाक के तौर पर अपने आप को दोहरा रही है। तो एक बुरहान है, ये बुरहान आगे बढ़ेगा। ये जो तब्दीली की गई थी इसके नतीजे में जो एक अवामी तूफान उठ खड़ा हुआ है, इसको कोप करना पड़ेगा। मगर मैं एक बात PTI के दोस्तों को भी बता दूं, अगर आपको कल हुकूमत मिल भी जाती है तो आप ये ना समझें ये बेड ऑफ रोजेज होगा। ये कीमतें, ये जो सारे अल्ले तल्ले 70 साल से आप कर रहे थे, आप कर क्या रहे थे 70 साल से? कर्जे लेके, यानी आपकी जरिया आमदनी क्या था? कर्जे थे। उसके बाद आप क्या करते रहे? ब्लैक इकोनॉमी की फॉर्मेशन कैसे आपने की? वो क्या था 1992 का जो था कानून आपने बनाया था, प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट, ये इसहाक डार साहब ने बनाया था। और उसका मतलब क्या था? उसका मतलब ये था कि आप यहां से पैसा हवाले के जरिए बाहर भेजें, वहां से पाकिस्तान में वापस ले आएं, और अगर डॉलरों की सूरत में वापस आएगा तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। उसी तरीके से ये हुआ है। और हां, पकड़े हम क्यों गए? पकड़े इसलिए गए कि जब नैब का कानून बना,
जब अगला कानून बनता है तो पिछला कानून जो है वो खत्म हो जाता है। तो नैब के कानून के तहत बताना पड़ा कि जनाब ये टीटियां कहां से आई थी, क्योंकि हम 1992 का जो एहसान फरमा गए थे हमारे ऊपर इसहाक डार साहब, हम तो किसी से पूछ ही नहीं सकते थे कि जनाब ये पैसे आए कहां से हैं, ये गए किधर से, ये किस तरीके से कमाए गए इंग्लैंड में और वहां पर, और ये वापस आए हैं, ये जायज है नाजायज है, क्या मामला है। ये तो उन्होंने हमारे हाथ पैर ही बांध दिए थे। ये तो जनाब परवेज मुशर्रफ साहब का कानून बना तो बताना पड़ गया, तो मुसीबत पड़ी हुई है। अब इनका केस जो है वो बैक बर्नर पे है मगर मौजूद है, एक बात। और दूसरी बात ये कि साथ ये भी कानून बना दिया गया था कि जनाब अगर 5 साल बाद कोई केस एफबीआर खोल ही नहीं सकता। अगर मैंने 5 साल पहले टैक्स इवेजन की है, कोई 2 नंबर काम किया है, 5 साल में हुकूमत में हूं और मैंने खोल के माल वाल बनाया है, 5 साल गुजर गए हैं, तो 5 साल के बाद वो पूछ नहीं सकते। तो ये खिलवाड़ पाकिस्तान के साथ होता रहा, और इस खिलवाड़ और भी बहुत से खिलवाड़ है जिस पे हम बातें करेंगे। क्योंकि आज अगर हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि हमारा एक हमसाया, मैं कल अपने ब्लॉग में आपको बताऊंगा कि कितने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं इस वक्त इंडिया के, कितने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं इस वक्त बांग्लादेश के, नेपाल के कितने हैं इस रीजन में, सिवाय हमारे, और श्रीलंका तो डिफॉल्ट कर चुका है। हम एक डिफॉल्ट की पोजीशन में, और खुदा न खास्ता ऐसा नहीं होगा, और क्यों नहीं होगा इस पे हमने कल बात की थी। मगर हमें इस मकाम पर कौन लेके आया, ये एसआरओज कौन जारी करता था, यहां मुआहदे बैरूनी मुल्क किसने किए, यहां इंडस्ट्री किसने नहीं लगने दी, यहां पे जो हमने, इवन मैं आऊंगा एक पूरा ब्लॉग मैंने करना है कि ये जो यहां कारों की मैन्युफैक्चरिंग का फ्रॉड था वो क्या होता रहा। मैं इसके सब टीजर देके आगे बढ़ रहा हूं, मगर बुरान जारी है, और ये अब लंबी देर तक पंजाब में गवर्नमेंट को इस तरह कंटिन्यू नहीं कर सकते। और जो है यूं यूं इमरान खान साहब का प्रेशर बढ़ेगा, और ये जो कीमतों का मामला है, बहरहाल दुआ है कि ये डॉलर की स्लाइड रुके, और रुकने के बाद कम से कम हमें पता चले कि बॉटम आ गया है, डेप्थ आ गई है। मुसीबत यह है कि डेप्थ का पता नहीं चल रहा इन तमाम नाअहल लोगों की वजह से। और जैसे मैंने कहा कि हर मुल्क जो है उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इस कदर पड़े हैं, और ये नालायक और नाअहल लोग थे, और भाई वो भी उधर भी करप्शन करते हैं, माल भी कमाते हैं, मगर आप जैसा तो कोई हमने देखा ही नहीं है कि खुद जो है वो किधर दौलत के अंबार पे बैठ गए और मुल्क को जो है आपने बर्बाद करके रख दिया। तो इस तरह की नाअहल, नालायक, और मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, ऐसी रूलिंग इशराफिया शायद किसी मुल्क की भी नहीं है। मगर अब हम ये इशराफिया अफोर्ड नहीं कर सकते। अब जो मुक़्तदर तबकात हैं और जो उनको इसका रियलाइजेशन हो गई है, बड़े फैसले करने पड़ेंगे इस मुल्क को बचाने के लिए, इसकी मुल्क की मैशत को बचाने के लिए। ये हमारा वीलाग था नाज़रीन। अगले वीलाग में कुछ दिनों में हम आपसे बात करेंगे कि ये जो मैंने 2-4 नुक्ते आपके सामने रखे हैं कि जनाब हमारी इंडस्ट्री के साथ क्या किया गया, हमें कैसे एक ऐसा मुल्क बना दिया गया कि जो चीज़ें इंपोर्ट करे, और इसका हल क्या है, हमें कौन कौन सी इंपोर्ट बंद करनी है, हमें किन इंपोर्ट्स की ज़रूरत नहीं है, हमें डॉलर कैसे बचाने हैं। ये हमारे मौज़ूआत रहेंगे, सियासत भी और मैशत भी। आज इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।